हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम क्रिया को डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काम। किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाती है। हमें क्रिया को समझने से पहले नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना और समझना है। पहला वाला वाक्य आपका दिया है घोड़ा दौड़ता है, दूसरा दिया है सुमित पुस्तक पढ़ता है और तीसरा है तालाब में कमल है। तो उपर्युक्त वाक्यों में दौड़ता है घोड़े का कार्य बताता है, पढ़ता है सुमित का कार्य प्रकट करता है और है तालाब में कमल के होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है, अतः कार्य का करना या होना क्रिया है। सरल शब्दों में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य को किए जाने अथवा होने या व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब धातु क्या होता है हम इसे समझ लेते हैं। तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा आदि में पढ़ मूल अंश है, यह धातु है। मतलब पढ़ धातु से ही ये सारे क्रिया शब्द बने हैं, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा आदि। ठीक है, और धातु में ना जोड़कर सामान्य क्रिया का रूप बनता है, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना आदि। चलिए अब हम क्रिया के भेद को समझते हैं। तो क्रिया के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर और तीसरा है अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को समझते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया को समझते हैं। तो अकर्मक क्रिया का अर्थ है जिस वाक्य में कर्म नहीं हो, अर्थात जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका फल कर्ता पर पड़ता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता मतलब काम करने वाला प्रधान होता है, उसमें कर्म प्रधान नहीं होता है। ठीक है, चलिए आकर्मक क्रिया को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण दिया है सुप्रिया रोती है और दूसरा उदाहरण दिया सुषमा हंसती है। तो देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में रोती है और हंसती है, क्रिया का फल कर्ता सुप्रिया और सुषमा पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। मतलब डायरेक्ट कर्ता पे असर पड़ रहा है, किसी कर्म पे नहीं पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। देखिए, अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होते हैं। जैसे दिया है ना सुप्रिया रोती है, तो सुप्रिया कर्ता है और रोती है क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है, कर्ता और क्रिया है। देखिए, प्रमुख अकर्मक क्रियाएं हैं उठना, उड़ना, ठहरना, गिरना, डरना, रोना, लजाना, तैरना, दौड़ना, लौटना, चलना, फिरना, सोना, जाना, जागना, हंसना और मरना। चलिए अब हम सकर्मक क्रिया को समझते हैं। तो जिस क्रिया के साथ वाक्य में कर्म रहता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, या जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, उसमें अपन ने अकर्मक क्रिया में क्या पढ़ा था कि क्रिया का फल किस पे पड़ता था? कर्ता पे, और इसमें किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। सकर्मक क्रिया में कर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अब सकर्मक क्रिया को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण दिया है लता गीत गाती है, दूसरा है नानी कहानी कहती है। तो देखिए, पहले वाक्य में गाती है क्रिया का कर्म गीत है, दूसरे वाक्य में कहती है क्रिया का कर्म कहानी है, अतः गाती है और कहती है क्रियाएं सकर्मक है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में मिला शब्द कर्म होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। देखिए, जैसे पहला ये सेंटेंस दिया था कि लता गीत गाती है, तो इसमें गाती है क्या है? क्रिया है। और हमने क्या इसमें पढ़ा है कि क्रिया के पूर्व क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे, तो अगर हमको प्रॉपर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। तो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे क्या गाती है, तो क्या आएगा इसका आंसर? गीत।
गीत मिला ना, तो ये सकर्मक क्रिया है। ऐसे दूसरे वाले उदाहरण में देखो, नानी कहानी कहती है, तो क्या कहती है, तो इसका आंसर मिला कहानी। तो गीत और कहानी क्या है, कर्म है, अतः गाती है और कहती है क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। तो हम सबसे पहले एक कर्मक क्रिया को समझते हैं। तो वे सकर्मक क्रियाएं जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, आपको इसको हेडिंग से समझ में आ रहा है, एक कर्मक मतलब जिसमें एक कर्म हो, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला सेंटेंस है, राकेश दूध बेचता है। तो इसमें क्रिया का कर्म क्या है, दूध है। जैसे क्रिया क्या है, बेचता है, उसका कर्म क्या है, दूध, और इसमें एक ही कर्म हो रहा है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, अतुल आम खाता है। तो इसमें भी क्या कर्म है, आम, और खाता है क्या है, क्रिया है, और एक ही कर्म दिया है, इसलिए दोनों सेंटेंस में कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है। चलिए अब हम द्विकर्मक क्रिया को समझते हैं। देखिए हेडिंग से समझ में आ रहा है, द्विकर्मक मतलब जिसमें जिस क्रिया में, जिस सेंटेंस में दो कर्म हो, ठीक है। तो वे सकर्मक क्रियाएं जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला दिया उदाहरण, शिवम ने आशा को पाठ पढ़ाया, ठीक है। तो इस वाक्य में पढ़ाया क्रिया है और इसके कर्म कौन कौन से, आशा और पाठ, दो कर्म है। पढ़ाया क्रिया के दो कर्म कौन कौन से, आशा और पाठ। ऐसे दूसरा सेंटेंस है, अभय ने नीता को पुस्तक दी, ठीक है। तो इस वाक्य में दी क्रिया के दो कर्म है, नीता और पुस्तक, ठीक है। आए समझ में। अब द्विकर्मक क्रिया की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करना होता है। यदि केवल एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन यदि दो प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वह कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। देखिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो इसका सेंटेंस दिया है, रमा बिल्ली को रोटी खिला रही है, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना द्विकर्मक की पहचान के लिए कि अगर क्या, किसे और किसको प्रश्न करके हमको दो आंसर मिलता है, ठीक है ना, तो वो कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया। अगर एक आंसर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया। तो देखो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि रमा क्या खिला रही है, तो इसका आंसर मिला रोटी। अब दूसरा प्रश्न है, किसे या किसको खिला रही है, तो बिल्ली को। तो इसमें हमको क्या और किसको लगा के दो आंसर प्राप्त हुए, दो उत्तर मिले, तो ये कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। चलिए अब हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को समझते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। सबसे पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा सामान्य क्रिया और छठवा प्रदंत क्रिया। चलिए सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया को समझते हैं। तो जब दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या बोला जा रहा है उसमें, दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे माया गीता पढ़ने लगी। दूसरा है, मेरा हृदय व्यथा से भर गया। तो देखिए पहले उदाहरण में पढ़ने लगी, जो क्रिया है पढ़ने लगी, तो वो पढ़ना और लगना इन दो भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी है, ठीक है ना। कि पढ़ना अलग क्रिया है और लगना अलग क्रिया है, लेकिन पढ़ने लगी एक पूर्ण संयुक्त क्रिया बन गई, ठीक है। दूसरे उदाहरण में भर गया, क्रिया भरना और जाना इन दो भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी है, ठीक है। आई समझ में। इसलिए पढ़ने लगी और भर गया संयुक्त क्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी क्रिया नाम धातु क्रिया को समझते हैं। तो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। या वे संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जो धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। इनमें ना जोड़कर क्रिया बनती है।
देखिए, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे संज्ञा से नाम धातु क्रिया कैसे बनती है। जैसे संज्ञा दिया है बात और इसका नाम धातु होगा बता और नाम धातु क्रिया होगी बताना। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि इनमें ना जोड़कर क्रिया बनती है, तो नाम धातु क्रिया हो गई बताना। ऐसे ही लज्जा, नाम धातु ही लजा और नाम धातु क्रिया हो गई लजाना। तीसरा है झूठ, उसका नाम धातु भी क्या होगा झूठ, लेकिन नाम धातु क्रिया क्या होगी झुठलाना। ऐसे ही संज्ञा शर्म, तो इसकी नाम धातु भी क्या होगा शर्म, लेकिन नाम धातु क्रिया क्या होगी शर्माना। ठीक है। संज्ञा है हाथ, इसका नाम धातु है हथिया और नाम धातु क्रिया है हत्याना। ऐसे सर्वनाम है आपका अपना, इसका नाम धातु होगा अपना और नाम धातु क्रिया होगी अपनाना। ठीक है। ऐसे ही विशेषण से नाम धातु क्रिया कैसे बनेंगी। जैसे सूखा विशेषण शब्द है, उसका नाम धातु होगा सूखा और नाम धातु क्रिया होगा सुखाना। दूसरा विशेषण शब्द है गरम, नाम धातु होगा इसका गरम और नाम धातु क्रिया होगा गरमाना। तीसरा है पागल, इसका नाम धातु पगला और नाम धातु क्रिया होगा पगलाना। ऐसे ही क्रिया से नाम धातु क्रिया कैसे होगी। जैसे थप थप क्रिया है, तो इसका नाम धातु होगा थपथपा और नाम धातु क्रिया इसकी थपथपाना। दूसरा क्रिया शब्द है थरथर, इसका नाम धातु होगा थरथरा और नाम धातु क्रिया क्या होगा थरथराना। ठीक है। ऐसी क्रिया शब्द है हिन हिन और नाम धातु क्या है हिन हिना और नाम धातु क्रिया क्या होगा हिन हिनाना। ठीक है। चलिए अब हम तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया को समझते हैं। तो जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य के करने की प्रेरणा देता है अथवा उससे कार्य करवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया है वह सीमा से चाय बनवाता है और दूसरा उदाहरण दिया है वह नौकर से कपड़े धुलवाएगा। तो देखिए, उपरोक्त वाक्यों में बनवाना तथा धुलवाना प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि कर्ता की प्रेरणा से ही ये कार्य किए जाते हैं। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में एक जानने योग्य विशेष बात है कि प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं। पहला होता है प्रेरक कर्ता, जो प्रेरणा देने वाला होता है, और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता, जिसे प्रेरणा दी जाती है। संरचना के आधार पर अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। वह गीत गाकर मांग रहा है। ठीक है। दूसरा है तुम खाना खाकर सो जाओ। तो उपरोक्त वाक्यों में गाकर तथा खाकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि कर्ता वह मांगने से पहले गा रहा है तथा कर्ता तुमको सोने से पहले खाना है। ठीक है। देखिए, सेंटेंस में आपको दो क्रिया समझ में आ रही है ना, मांग रहा है और गाकर, खाकर और सो जाओ। तो मांग रहा जो क्रिया है उसके पहले जो आ रही है गाकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। उसी प्रकार सो जाओ उसके पहले आ रही खाकर। तो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले जो क्रियाएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है ना। और स्मरण रहे कि पूर्वकालिक क्रिया धातु में कर या करके लगाकर ही बनती हैं। अगली है आपकी सामान्य क्रिया। देखिए, बहुत कुछ तो आपको हेडिंग से समझ में आ जाता है कि सामान्य क्रिया मतलब सिंपल सेंटेंस आएंगे, इसमें सिंपल क्रिया है ये। तो जब वाक्य में एक ही क्रिया रूप का प्रयोग किया जाता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। देखिए उदाहरण, मित्र हमारे घर आया, वह मिठाई लाया। तो इन वाक्यों में आया और लाया एक एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः ये दोनों सामान्य क्रियाएं हैं। संरचना के आधार पर लास्ट क्रिया है कृदंत क्रिया। तो देखिए, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, देखो डेफिनेशन को ध्यान से समझना, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। मतलब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ा जाता है और जो नया रूप बनता है तो वो क्या कहलाता है कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब हिंदी में कृदंत क्रियाएं तीन तरह की मिलती हैं, देखिए जरा ध्यान से। जैसे पहली है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। तो इसमें क्या लिखा है आ जो है क्रिया है, लेकिन उसमें क्या करा है ता प्रत्यय जोड़ दिया है, तो क्या हो गया आता। ठीक है। ऐसी चल क्रिया है, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया है, तो क्या हो गया चलता। तो इसमें आता और चलता ये क्या है कृदंत क्रियाएं हैं। ठीक है। अब दूसरी है भूतकालिक कृदंत क्रिया। तो जैसे पढ़ क्रिया में आ प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बन गया पढ़ा।
देख में आप प्रत्यय जोड़ा है तो देखा, तो यहाँ पढ़ा और देखा ये भूतकालिक क्रियाएं हैं, भूतकालिक कृदंत क्रियाएं हैं। ठीक है, लास्ट है आपकी पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। तो जैसे पढ़ दिया है, अब पढ़ में कर जोड़ा है, ठीक है ना, कर प्रत्यय जोड़ा है तो क्या हो गया पढ़ कर। ऐसे दिया देख, देख में कर जोड़ा है तो क्या बन गया ये देख कर। तो ये पढ़कर और देखकर ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। मैंने आपको पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बताया था कि उसमें कर जोड़ा जाता है, ठीक है, उस धातु में कर जोड़ा जाता है तो उससे क्या बनती है पूर्वकालिक क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, तो आपको इस संरचना के आधार पर क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद को समझते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहली है निश्चयार्थ क्रिया, दूसरी है संकेतार्थ क्रिया, तीसरा है संदेहार्थ क्रिया, ठीक है, चौथी है आज्ञार्थ क्रिया और 5वीं है संभावनार्थ क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम निश्चयार्थ क्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि बहुत सी चीज हेडिंग से समझ में आती है। क्या दिया निश्चयार्थ मतलब निश्चय। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने करने का सामान्य बोध हो उसे निश्चयार्थ क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत निषेधवाचक और प्रश्नवाचक क्रियाएं भी आती हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले है आपका सेंटेंस तुम पत्र लिखते हो, ये क्या है निश्चयार्थ कि निश्चय ही तुम पत्र लिखते हो। ठीक है, दूसरी है क्या तुम पत्र लिखते हो तो क्या हो गई ये प्रश्नवाचक। ठीक है ना, और थर्ड है आपका तुमने पत्र नहीं लिखा तो ये क्या हो गई निषेधवाचक निश्चयार्थ क्रिया। ठीक है, आया समझ में आपको। सेकंड है आपकी संकेतार्थ। ठीक है, जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे संकेतार्थ क्रिया कहते हैं। मतलब एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड रहती है, जब तक दूसरी क्रिया नहीं होगी तो वह पूर्ण नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं संकेतार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, सूर्य अस्त हुआ तो अंधेरा छा गया। अंधेरा कब छाया जब सूर्य अस्त हुआ, तो अंधेरा छाना किस पर आश्रित है सूर्य अस्त होने पर। ठीक है, मैं जाता तो पुस्तकें ले आता। अब पुस्तकें लाने का जो काम है वो किस पर डिपेंड है व्यक्ति के जाने पर। तो जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, आश्रित होती है, निर्भर होती है, तो उसे हम संकेतार्थ क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी संदेहार्थ क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से संदेह या अनिश्चय का पता चले उसे संदेहार्थ क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें डाउट हो और जिसमें हम निश्चय नहीं होते कोई चीज़ में, तो वो कौन सी कहलाती है संदेहार्थ क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है अध्यापिका पढ़ा रही होगी कि हम निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है इसमें कि पढ़ा रही होगी। ठीक है, दूसरा है माताजी मंदिर गई होंगी, तो इसमें भी निश्चय नहीं हो रहा है कि गई होंगी कि नहीं गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी आज्ञार्थ क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध, इच्छा, निषेध आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थ क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे पहला है बेटा वह किताब लाओ, तो ये इसमें क्या आएगा ये आदेश है। ठीक है, दूसरा है प्रभु का स्मरण सुख में भी करें, इसमें उपदेश दिया जा रहा है। तीसरा है हे भगवान हमें शक्ति दो, इसमें प्रार्थना की जा रही है। चौथा है पाप मत करो, ये निषेध है। ठीक है ना, मना है, इसमें नकारात्मक सेंटेंस है। पांचवा है कृपया इधर से ना जाएं, ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, विनती की जा रही है। ठीक है, छठवा है आपका धूम्रपान से बचिए, ये एक सलाह दी जा रही है। ठीक है, सातवां है जुग जुग जियो मेरे लाल, तो ये कामना या इच्छा की जा रही है। तो ये सारे सेंटेंस जिसमें आए वो क्या कहलाते हैं आज्ञार्थ क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी संभावनार्थ क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से संभावना या अनुमान का बोध हो वह संभावनार्थ क्रिया कहलाती है। देखिए संदेहार्थ और संभावनार्थ, थोड़ा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो संदेहार्थ में क्या बताया अनिश्चय और संदेह का जिसमें हो, और इसमें क्या बताया संभावना या अनुमान का जो बोध हो, तो वो संभावनार्थ क्रिया कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, शायद वह स्कूल में मिले, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वह स्कूल में मिल सकता है। दूसरा है संभव है कल क्रिकेट मैच हो, तो एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आया आपको समझ में ये अच्छे से। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको क्रिया तथा उसके भेद अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।